Hello everyone, my name is Richa Singh. I welcome you all to this YouTube channel and today we are going to discuss about the situation of Bangladesh. बांग्लादेश में इस समय जो कुछ भी हो रहा है, हिंसा की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो वाकई में बहुत ही चिंताजनक और दुखद हैं। ये हिंदुओं के प्रति जो हिंसा हमें देखने को मिल रही है वो वाकई में बड़ी निराशाजनक है। बहुत ही घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं की पूरी फैमिलीज़ को मार दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। स्पेशली जो यंग गर्ल्स जहां ज़्यादा हैं फैमिलीज़ वो टारगेट की जा रही हैं। एक बहुत बड़े जो फेमस गायक हैं वहाँ के उन जो हिंदू हैं उनके 140 साल पुराने घर को भी जला के राख कर दिया जाता है, जो कि एक समय पे सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। उनके फैमिली को अपनी जान बचा के भागनी पड़ रही है। तो इस तरीके की घिनौनी घटनाएं, नीच कृत्य जो बांग्लादेश में टेररिज्म जो टेररिस्ट हैं वो स्टूडेंट्स की आड़ में कर रहे हैं, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है भारत के लिए, क्योंकि हिंदू जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो खतरे में है। हिंदू टेम्पल्स जो हैं उनको गिराया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, हमारा नामो निशान वहाँ से मिटाया जा रहा है। जो यहाँ के बुद्धिजीवी और बुद्धिमान लोग बहुत बड़े बड़े कमेंट्स डाल रहे थे कि शेख हसीना की वहाँ की जो सरकार गिर गई है, किसी भी वजह से गिरी हो, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। अगर वो गिरी है उसका ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कि उनकी लॉटरी लग गई हो। आपको बता दें, अगर शेख हसीना की सरकार चली गई है तो उससे सबसे ज़्यादा घाटा, सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के हितों को हुआ है। जब तक शेख हसीना की सरकार थी, हम आपस में एक दूसरे के साथ टेररिज्म में कॉपरेशन कर रहे थे, अलग अलग ट्रैफिकिंग में कॉपरेशन कर रहे थे, अलग अलग फील्ड्स में कॉपरेशन कर रहे थे। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो चीन और नेपाल जैसे देशों को बांग्लादेश ने नहीं दी, वो भारत को दी हैं। तो हमारे हित बांग्लादेश के द्वारा साधे जा रहे थे जब तक वहाँ पर शेख हसीना की सरकार थी। लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पर आर्मी का कंट्रोल हो गया है, टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं, भारत के लिए ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो है, क्रिटिकल सिचुएशन भारत के सामने आकर खड़ी हो गई है। हमारे लिए भी एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा रहना बहुत चैलेंजिंग बन गया है। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसे भीड़ की शक्ति बताकर जश्न मना रहे हैं, जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, इन्हें ये पता होना चाहिए इनके खुद के देश के हित जो हैं वो खतरे में हैं। इनके खुद के देश में अशांति फैलने का डर है। ये जो बड़े बड़े पॉपुलर लोग हैं जो अपनी पॉपुलैरिटी का गलत फ़ायदा उठाते हुए इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इन दंगाई तत्वों और आतंकवादी जो तत्व हैं उनको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत में आइए, आप भारत में भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तो ये भीड़ की शक्ति है। तो आप कहीं ना कहीं एक आतंकवाद को एक शह दे रहे हैं, जो कि भारत की एकता और अखंडता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल बनिए। और जो ये सेक्युलर तत्व कुछ भी कहीं भी किसी अदर कम्युनिटी के लिए कुछ भी होता था, जो आके सड़कों पे प्रोटेस्ट करने लगते थे और इंटरनेट उनकी बातों से भर जाता था, आज हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा खतरे में है उसके लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, रेप और हत्याएं जैसी घटनाएं फैल रही हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में जो आज हम देख रहे हैं क्या वो पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी हो चुका है। तो ये घटना पहली बार नहीं है, मिलिट्री का रूल पहली बार नहीं है, ये क्रूरता पहली बार नहीं है, हत्याएं और ये बलात्कार की घटनाएं भी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार हमें इस तरीके की चीज़ें बांग्लादेश में देखने को मिली हैं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन होता है। पाकिस्तान दो हिस्सों में रहता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है मेजॉरिटी, वेस्ट पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। वेस्ट और ईस्ट में बहुत सारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी, पॉलिटिकल नेग्लिजेंस देखने को मिला और लैंग्वेज की कुछ डिस्पैरिटीज़ थी, लैंग्वेज इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से लिबरेशन वॉर हुआ 1971 का और उसके बाद एक नया देश बांग्लादेश निकलकर सामने आया। वेस्ट पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से वो मुक्त हो गया था। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, क्या प्रोसेस था, ये आज हम चर्चा करेंगे। 1947 के जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था उसके बाद डेट है 21 फरवरी 1952। इस दिन होता है भाषा आंदोलन। क्यों होता है? मोहम्मद अली जिन्ना ज़बरदस्ती ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज थोपने की कोशिश करते हैं, जिसका वहाँ के लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी बंगाली स्पीकिंग पीपल है, बंगाली उनकी मातृभाषा है। प्रोटेस्ट होता है, 7 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद फैसला चेंज किया जाता है और बंगाली और उर्दू दोनों को अब नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता है। तो ये पहला आक्रोश लोगों में जो भड़का, वो ये पहली वजह। कुछ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी थी।
वो इकोनॉमिक जो बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट पाकिस्तान को मिल रही थी वो ईस्ट पाकिस्तान को नहीं मिल रही थी। 1970 आता है। 1970 में एक नेचुरल डिज़ास्टर का सामना करना पड़ता है ईस्ट पाकिस्तान को। यह है भोला साइक्लोन, जिसमें 5 लाख लोगों की जान चली जाती है। इतना सब कुछ, इतनी तबाही होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर आक्रोश और बढ़ जाता है। ये है दूसरी वजह। फिर आते हैं 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में होते हैं इलेक्शन। वहाँ की आवामी लीग जो पार्टी है, जिसके लीडर थे मुजीबुर रहमान जी, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है, जिनकी प्रतिमा तक को लोग तोड़ रहे हैं। ये हमें अभी देखने को मिला है फिलहाल प्रोटेस्ट जब हुआ। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक दृश्य था कि फादर ऑफ द नेशन, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी हैं फादर ऑफ द नेशन बोले जाते हैं, मुजीबुर रहमान वो इंसान है जिन्होंने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश को एक राष्ट्र बनाया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया था। उनके ही आइडल को लोग तोड़ रहे हैं। काफ़ी शर्मनाक घटना है ये। तो आते हैं 1971 पे। 1971 में इलेक्शंस होते हैं, आवामी लीग जीत के आ जाती है, लेकिन आवामी लीग को गवर्नमेंट बनाने के लिए परमिट नहीं किया जाता है। उस समय वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो अलाउ नहीं करते हैं मुजीबुर रहमान को कि वो गवर्नमेंट बनाए। ये सारी चीज़ें हो रही थी। इस पॉलिटिकल ये जो केओस पैदा हो गया, जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी देखने को मिली कि जीतने के बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे हैं, इससे आक्रोश और बढ़ गया, लोग और भड़क गए और प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई। लिबरेशन वॉर 1971 की शुरुआत हो गई। दिन आता है 25 मार्च 1971, जब पाकिस्तानी सेना वेस्ट पाकिस्तानी सेना ईस्ट पाकिस्तान को ब्रूटली अटैक करती है। हत्याएं, रेप, जो आज आगजनी हमें देखने को मिलती है, जितनी ज़्यादा बदतर से बदतर वो ब्रूटलिटी दिखा सकते थे, उन्होंने वो दिखाई। लेकिन फाइनली 16 दिसंबर 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की सेना को मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ता है और यहीं से बांग्लादेश सामने निकल कर आता है। 16 दिसंबर को विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन वेस्ट पाकिस्तानी जो आर्मी है उसने सरेंडर किया था। 26 मार्च के दिन को इंडिपेंडेंस डे बोला जाता है, क्योंकि 25 मार्च को जब पाकिस्तानी सेना ने ब्रूटल अटैक जो थे वो किए थे, उसके बाद मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया था। और 26 मार्च का वो दिन था जब उन्होंने इंडिपेंडेंस जो डॉक्यूमेंट है बांग्लादेश का वो साइन किया था। इसलिए 26 मार्च के दिन को इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के एक रहे हैं आर्मी चीफ, जो जनरल मानेकशॉ उनका नाम था, जिन्हें पॉपुलरली सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। 1971 का जो लिबरेशन वॉर था उसमें मुक्ति बाहिनी सेना बनाई गई। इंडिया का बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है बांग्लादेश को, मिलिटरली सपोर्ट किया है उन्होंने, ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उनको शह दी, ट्रेनिंग दिया, शेल्टर दिया, मिलिट्री सपोर्ट दिया, हर तरीके की सपोर्ट दिया, जिस वजह से बांग्लादेश अपना जो लिबरेशन वॉर है वो जीत पाई, वेस्ट पाकिस्तान के चंगुल से छूट पाई। और यही वजह है मुजीबुर रहमान का भारत के साथ बहुत ही नर्म रवैया रहा है। वैसे ही उनकी सबसे बड़ी पुत्री जो है शेख हसीना, उनका भी भारत के साथ बड़ा ही अच्छा रवैया रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चीन और नेपाल और यूएस तक हड़प करने की मंशा में थे, वो बांग्लादेश ने उन्हें नहीं दिए। वो प्रोजेक्ट्स इंडिया के पास है। वो इसी वजह से हैं क्योंकि शेख हसीना की सरकार थी। और ये जो रिलेशन है ये इसीलिए इतना नरम है क्योंकि भारत ने उस समय 1971 के वॉर में मुजीबुर रहमान का साथ दिया था। ये जो साथ है भारत का, ये एक तबका है जो भारत से नफरत करता है बांग्लादेश में, उसे बिल्कुल भी रास नहीं आया। बहुत कुछ कट्टरपंथी वहाँ की आतंकवादी संस्थाएं हैं जिन्हें भारत का जो क्लोजनेस है भारत की बांग्लादेश के साथ, शेख हसीना के साथ, मुजीबुर रहमान के साथ जो क्लोजनेस थी वो उन्हें रास नहीं आती थी, कभी रास नहीं आई। उन्होंने हमेशा इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया। 1972 में मुजीब वापस आते हैं, वेस्ट पाकिस्तान के कैप्टिविटी से छूटकर बाहर आते हैं, एक नई गवर्नमेंट बनाते हैं, नया देश बनाते हैं, नया संविधान बनाते हैं विद द वैल्यू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म। लेकिन मुजीबुर रहमान इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें एक्सपैंड करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ याद रखिए, केवल कैरिस्मेटिक लीडरशिप के बलबूते
कोई भी लीडर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, क्योंकि हर देश की अपनी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल समस्याएं होती हैं, जिनका समाधान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, लोगों में आक्रोश फिर से बढ़ जाता है और वो उस लीडर को फिर से हटा देते हैं। हुआ क्या, 1972 में जब सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद 1975 में इतने सारे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हो रही थी और डिवास्टेटिंग फमाइन का भी सामना करना पड़ा 1974 में। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, वन पार्टी रूल प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर दिया गया, जहां पर मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंट बनाए गए। आर्मी ने इसका पुरजोर विरोध किया। आर्मी ने इंडिया से जो क्लोजनेस थी उसका भी विरोध किया। आर्मी कू, मिलिट्री कू हमें देखने को मिलता है। उन्होंने फाइनली 15 अगस्त 1975 का ये दिन था जब मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके 40 फैमिली मेम्बर्स को भी मौत के घाट उतार दिया। मुजीबुर रहमान की 2 बेटियां, एक बड़ी बेटी शेख हसीना और छोटी बेटी, दोनों बेटियां बच गईं। क्यों बच गईं? क्योंकि ये फॉरेन टूर पे थी। इसके बाद लगातार हमें बैक टू बैक 2 मिलिट्री कूप देखने को मिलते हैं। उसके बाद फाइनली 1975 के बाद जब 2 मिलिट्री कूप हमें देखने को मिलते हैं तो जनरल जियाउर रहमान जो कंट्रोल है उस बांग्लादेश का, वो अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन इनको भी 1981 में असैसिनेट कर दिया जाता है। 1982 में दूसरे मिलिट्री जनरल इरशाद पावर में आते हैं और वो इस्लाम को स्टेट रिलीजन बना देते हैं। इसके बाद आता है 1990। फाइनली 1975 से लेकर 1990 तक जो हम मिलिट्री रूल देख रहे हैं, इस बार प्रोटेस्ट इतना बढ़ता है कि मिलिट्री को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। जो जनरल इरशाद हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद फाइनली 1990 में हमें फिर से एक सिविलियन पावर देखने को मिलती है। Bangladesh returned to the civilian rule. Khalida Zia, who was the widow of Ziaur Rahman, won the election 1991 से लेके 1996 तक, उसके बाद 2001 से लेके 2006 तक। 1996 में फिर जो शेख हसीना हैं, मुजीबुर रहमान की जो सबसे बड़ी बेटी हैं, वो वापस आती हैं बांग्लादेश में, इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन जीत जाती हैं और 1996 में सरकार बनाती हैं। लेकिन जो आवामी लीग है इसे फिर से सेटबैक मिलता है 2006 में, क्योंकि यहाँ पर फिर से मिलिट्री बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। प्रोटेस्ट चलते हैं, स्ट्रगल चलता है। फाइनली 2009 में फिर से इलेक्शन होते हैं और शेख हसीना जीत कर आ जाती हैं। 2009 से लेके अब तक शेख हसीना की सरकार चल रही है। इस बार फिर से हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। सारा वाकया आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि 1947 से जब से बांग्लादेश बना है तब से बीच बीच में हमें मिलिट्री कू, मिलिट्री प्रोटेस्ट, हत्याएं, आगजनी और इस तरीके की रेप की घटनाएं बहुत बार देखने को मिली हैं। भारत के लिए ये कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो चिंताजनक हैं, हमारे हितों के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। हिंदू कम्युनिटी बहुत सफ़र कर रही है। ऐसी चीज़ें, ऐसी कुकृत्य घटनाएं हो रही हैं, ऐसी नीच घटनाएं हो रही हैं जो काफ़ी शर्मनाक हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के लिए बांग्लादेश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि वी हैव डीप रूटेड बॉन्ड्स ऑफ हिस्ट्री, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया का साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी 18 मार्च 2023 को शुरू की गई। इवन पिछले 1 साल में शेख हसीना जो हैं वो इंडिया के दौरे में 3 से 4 बार आई। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे रिश्ते कितने क्लोज, कितने मधुर थे। शेख हसीना का ना रहना सबसे ज़्यादा भारत के लिए घातक है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन का फ़ायदा चीन भी उठा रहा है, यूएस भी उठा रहा है। जो भारत का नुकसान चाहते हैं वो सब इस बात से खुश हैं। तो एटलीस्ट भारत के जो लोग हैं उन्हें इस बात से तकलीफ़ होनी चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत गलत हुआ है। नेशनल लेवल पे जो कुछ भी चल रहा हो, इंटरनेशनल रिलेशंस अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस होते हैं। हमारा इंटरेस्ट जहाँ सधता है हम वहाँ पे अपने रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भी इंडिया और बांग्लादेश एक साथ थे। बहुत सारे एरियाज़ में, चाहे कल्चरल एक्सचेंजेस हो, चाहे एग्रीकल्चरल रिसर्च हो, चाहे पेमेंट मैकेनिज्म्स हो, हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं। 3 मेजर प्रोजेक्ट्स इंडिया के बांग्लादेश के साथ जो चल रहे हैं वो है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। ये पहला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है
और ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उसको रेस्ट ऑफ जो इंडियन पार्ट है उससे जोड़ता है। नेक्स्ट है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लिंक, फिर है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रहे हैं। और भी बहुत सारे कॉपरेशन हैं और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। चिटगांग जैसे पोर्ट की सर्विसेज हम यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि शेख हसीना सरकार में थी। फिलहाल के लिए रेल लिंक और बस लिंक, हवाई सेवाएं ये सारी रद्द कर दी गई हैं सिक्योरिटी की सिचुएशन को देखते हुए। यूएस ने बहुत कोशिश की कि बांग्लादेश यूएस का आर्मी बेस बनाने दे बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश ने मना कर दिया। चीन ने काफ़ी सारी कोशिश की कि चिटगांग और मोंगला जैसे जो पोर्ट हैं उसकी सर्विसेज चीन को मिल जाए, लेकिन वो भारत को मिली। ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस जो हैं वो बरकरार रहें, क्योंकि चिकन नेक्स कॉरिडोर जो है वो बहुत ही छोटी जगह है। अगर बांग्लादेश का इंडिया के साथ रिलेशन सही नहीं रहता तो कहीं ना कहीं चीन इसका गलत फ़ायदा उठाता और कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश रहती कि भारत को उसके नॉर्थ ईस्टर्न जो हिस्सा है उससे अलग कर दिया जाए। टेररिज्म बढ़ रहा है, इलीगल माइग्रेशन बढ़ रहा है, ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं। ये बहुत चिंताजनक और निराशाजनक विषय है इंडिया के लिए। आपके क्या विचार हैं जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, आपके क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं और क्या आपका मत है कि जो लोग इस भारत में रहते हुए, भारत का होते हुए भी जो वहाँ को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मत है ये भी ज़रूर बताइएगा। अभी तक इतना ही, धन्यवाद। आगे की जो भी अपडेट्स हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।